कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के नीचे चला गया। ये वैसा कुछ हुआ जिसका लंबे समय से कम शेयर बाजार के ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को इंतजार था। 24,300 ये वो दीवार थी जिसको निफ्टी लांग नहीं पा रहा था और यही वो संकेत कह लीजिए, यही वो कारण कह लीजिए बना जिससे निफ्टी ने इस बाधा को पार कर लिया। शेयर बाजार में रौनक लौटने लगी। युद्ध भी क्या ठंडा पड़ जाएगा? क्या युद्ध अब अपने खत्म होने के करीब बढ़ रहा है? कच्चे तेल की मायूसी यही बता रही है, लेकिन कब क्या बदल जाए इस बाजार का कोई भरोसा नहीं। इस बीच जापान का शेयर बाजार नए शीर्ष पर पहुंच गया। क्या हुआ ऐसा वहां? जापानी मुद्रा का क्या हाल है? और भी तमाम बड़ी खबरें आज बोनस पॉइंट में लेकर मैं आ गया हूं। शुरू करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है। एक एक करके हम आपको उनके बारे में बताते हैं। पहली खबर मनी चेंजर्स से जुड़ी है, उन पर सख्ती की गई है। फ्रेंचाइजी कारोबार 2 साल के भीतर बंद कर दीजिए। क्यों कहा गया ऐसा? क्या हुआ? इसके पीछे क्या वजह है, ये जानेंगे। आईपीओ साइज घटा सकते हैं, सेबी ने ये छूट दी और इसके बाद 10 कंपनियां तैयारी करने लगी। क्यों घटा रहे हैं आईपीओ का साइज, ये जानेंगे। वोडाफोन आइडिया पर गारंटी चाहते हैं बैंक्स। 35,000 करोड़ के कर्ज से पहले बैंक मांग रहे प्रमोटर से गारंटी। प्रमोटर से गारंटी मांग रहे हैं, सरकार भी इसमें उलझी हुई है, सरकार भी इस कंपनी के साथ है। यह भी समझना होगा कि क्या ये गारंटी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसे मिलेगी। सरकार को देनी है, सरकारी बैंकों को देनी है, तो फिर गारंटी किस तरह दी जाए। असंगठित रोजगार बढ़े। 2025 में ऐसे रोजगारों की संख्या 75 लाख बढ़ी है। जी हां, कौन से रोजगार हैं, क्यों बढ़े हैं, क्या कुछ कहती है ये तस्वीर, ये जानेंगे। फिर युद्ध पे अपडेट लेंगे। ट्रंप ने कहा जल्द खत्म हो सकता है युद्ध। ईरान ने कहा यूएस के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। शायद पहला ऐसा मौका होगा जब दोनों तरफ से बात एक सी कही जा रही है, वरना ट्रंप कुछ कहते हैं और ईरान की तरफ से बयान ठीक उसके उलट आता है। जापान चलेंगे। फिर जापान का बाजार बड़ा है। पहली बार निक्केई, जो वहां का सेंसेक्स है, 63,000 पहुंच गया है। जापानी करेंसी येन में भी मजबूती दिखी है। तो ये रौनक केवल भारत में नहीं लौटी, पूरे एशियाई बाजारों में लौट रही थी। और ये जो बमबारी चल रही थी, युद्ध चल रहे थे, इनसे सभी सहमे हुए थे। जब वहां से ये रिपोर्ट आ रही है, वहां से ये संकेत मिल रहे हैं कि नहीं, अब युद्ध शायद ठंडा हो सकता है, तो बाजार गुनगुने हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी चेंजिंग सेक्टर के लिए नए नियम जारी किए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम के तहत जारी हुए नए नियम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि रिजर्व बैंक अब फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स के लिए नए आवेदन नहीं स्वीकारेगा। ठीक है। साथ में मौजूदा मनी चेंजर्स को यह निर्देश दिया गया है कि 2 साल के भीतर अपनी फ्रेंचाइजी के कारोबार को बंद कर दें। रिजर्व बैंक ने मनी चेंजर्स के लिए सालाना 10 करोड़ के टर्नओवर की लिमिट भी तय की है। सर, इस कदम का रुपए की गिरावट से क्या कोई संबंध है? प्रमुख बड़े चेंजेस हैं और काफ़ी लंबे समय बाद मनी चेंजर्स के लिए बदलाव किए गए। शुभम ने आपको विस्तृत ब्यौरा बता दिया। पहली चीज़ तो ये कि इससे मनी चेंजर्स का जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसमें बड़ा शिफ्ट होगा और फोकस ये हो रहा है, इसका रुपए की गिरावट से दूर का एक रिश्ता ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि आरबीआई का फोकस ये है कि मनी चेंजर्स अब सीधे जेन्युइन जो रिटेल ट्रांजेक्शंस और पब्लिक ट्रांजेक्शंस हैं उन्हीं पर काम करें। उनका जो परचेज टर्नओवर है 75% टर्नओवर है, वो अब पब्लिक को या लोगों को डॉलर या बाकी करेंसी बेचकर आएगा, यानी कि बाकी जगह वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑडिट होगा, इंटरनल एमआईएस होगा, कंप्लायंस के फंक्शन होंगे। तो मनी चेंजिंग का भारत का मार्केट काफ़ी हद तक बड़ा असंगठित सा था। आपको दिखाई देता होगा अलग अलग शहरों में, खासतौर से बड़े शहरों के गलियों में, होटल्स में, कई जगह मनी चेंजिंग के काम चलते थे। तो वो उस पूरे प्रक्रिया को अब आरबीआई सख्त कर रहा है इस अपने नए मास्टर सर्कुलर के जरिए। रुपए से इसका रिश्ता ये है कि मनी चेंजर्स के रूल्स के क्लियर होने से, केवाईसी से, मनी लॉन्ड्रिंग से, इन सारी चीज़ों से
हवाला पर रोक लगेगी। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो रुपए की गिरावट के समय डॉलर की डिमांड एक ग्रे मार्केट में होती है, जहां लोग डॉलर खरीदते बेचते हैं और कई जगह मुंबई के बाजारों में इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मनी चेंजर्स की एक भूमिका होती है। तो जो रूपी के कनेक्शन से इसका एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है रूपी की गिरावट से, उसे भी संभालने में मदद मिलेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक के सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? एक तो बढ़िया यील्ड ऑफर करे, फॉरेक्स डिपॉजिट स्कीम के जरिए एक्सचेंज रिस्क का बोझ उठाए। तो जब फॉरेक्स एक्सचेंज अकाउंट में पैसा आए तो उस पर बेहतर रिटर्न मिलेगा, तो निश्चित सी बात है कि निवेश आएगा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान रुपए में आई भारी गिरावट की वजह से देश में विदेशी निवेश में गिरावट देखने को मिली है। अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक के प्रयासों से विदेशी निवेश बढ़ सकता है। सर, फॉरेक्स बॉन्ड में किस तरह का रिस्क है? रिजर्व बैंक अपनी पुरानी प्लेबुक पर जा रहा है, जो हम पहले आपको बताते हैं। रुपए में गिरावट रोकने के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा चाहिए और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। डॉलर आने चाहिए भारत में, चाहे वो विदेशी निवेशक लेकर आए जो नहीं ला रहे हैं, बाजार से बिकवाली कर रहे हैं, या निर्यातक लेकर आए, या फिर डॉलर की मांग बाजार में कम हो। इसका सीधा हिसाब समझना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक अब कुछ ऐसे उपायों पर विचार कर रहा है जो करीब 30 साल पहले अपनाए जाते थे, जब करेंसी की शॉर्टेज हुआ करती थी उस वक्त। तो पहली चीज तो ये कि आरबीआई ये प्लान कर रहा है कि फॉरेक्स स्वैप किए जाएं, जिसमें कि जो सरकारी बैंक हैं, जो स्टेट ओन्ड लेंडर्स हैं, जो कर्ज देते हैं, वो आरबीआई का जो करेंसी की का टूटने का रिस्क है उसे कम करने के लिए वो कुछ खास किस्म के फॉरेक्स बॉन्ड जारी करें। उन फॉरेक्स बॉन्ड में एक बेहतर रिटर्न मिले और लोग उनमें निवेश डॉलर में करें। तो ये एक पुराना टूल किट है जिसमें कि आप अपने बैंकों से कहते हैं कि वो डॉलर बॉन्ड्स जारी करें। उन डॉलर बॉन्ड्स में पैसा इससे पहले भी हो चुका है। एक बार आपको याद होगा, इंडिया इमर्जिंग इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जैसी स्थिति थी। और ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है आरबीआई को क्योंकि $30 बिलियन का रिजर्व टूट चुका है, $650 बिलियन के आसपास का रिजर्व है और $100 के आसपास का तेल बना रहने की संभावना है। तो इसलिए रिजर्व बैंक अब एक सीमा से अधिक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को छोड़कर बाजार में रुपए को नहीं बचा सकता। तो इसमें एक यील्ड का आर्बिट्राज मिलता है इस तरीके के बॉन्ड्स में निवेश के लिए, लेकिन जो रिस्क है वो आरबीआई के ऊपर होता है, क्योंकि जब आप बॉन्ड्स में लोगों से बड़ा निवेश लेते हैं तो वो आपकी देनदारी में शामिल होता है, लायबिलिटीज में शामिल होता है। हालांकि ठोस रूप से आरबीआई ने इस तरीके का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन यहाँ मुंबई में चर्चा है कि अब अगर ये तेल की तेजी लंबी चलती है, जिसकी संभावना दिख रही है $80-90-100 से ऊपर, और रुपए की गिरावट एक सीमा से अधिक बढ़ती है, तो आरबीआई के पास और क्या विकल्प है? विकल्प यही है कि सरकार के बैंक बॉन्ड जारी करके डॉलर में उसमें निवेश आकर्षित करें। अगर ऐसा होता है तो उसके फायदे नुकसान की गणित, उसका हिसाब किताब बाजार में लगाया जाने लगा है। आईपीओ के लिए नए सिरे से आवेदन किए बिना आईपीओ का आकार घटाने को लेकर सेबी की छूट के बाद कई कंपनियां अपने आईपीओ की राशि में कटौती की योजना बना रही हैं। इसको लेकर करीब 10 कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू की है। सेबी ने हाल में ही उन कंपनियों को आईपीओ का साइज घटाने की छूट दी थी जिनका आईपीओ 30 सितंबर से पहले खुलने वाला है। सर, साइज क्यों घटा रही हैं कंपनियां? भाई, आईपीओ का साइज अगर तय होता है कि कितना पैसा जुटाना है तो उसके पीछे तो विस्तार योजनाएं या ये पैसा कहां खर्च होगा, ये सब कुछ तय होता है। तो फिर अब आईपीओ का साइज घटाने की नौबत क्यों? बाजार का मिजाज अच्छा नहीं है। आईपीओ, आप सेकेंडरी मार्केट की जो स्थिति है वो हमारे सामने दिख रही है। कंपनियों को लगता है कि बड़े आईपीओ लाकर शायद उन्हें समर्थन ना भी मिले, और पिछले साल का हिसाब किताब थोड़ा नरम गरम रहा भी है। कई कंपनियों के आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुए थे। तो जो इनिशियल वैल्यूएशंस हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। तो वैल्यूएशंस को पहले कंट्रोल करने की कोशिश होगी कि ज़्यादा वैल्यू ना बताई जाए। और दूसरा ये है कि बाजार की तस्वीर को देखते हुए अगर बड़ा आईपीओ पचा पाने की क्षमता बाजार में नहीं है तो उसे कम कर दिया जाए। तो जैसे ही ये विंडो खोली, जैसे ही खिड़की सेबी ने खोली, तमाम कंपनियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि जो ओएफएस कंपोनेंट है, जो कि अपने निवेशकों के लिए और बाकी सबके लिए होता है, उसमें भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। जो प्रमुख आंकड़े हमें दिख रहे हैं उसमें जैसे जेएसडब्ल्यू ने का जो रिसेंटली प्लान्ड आईपीओ था, करीब 4000 करोड़ का बाजार में चर्चा है कि 3600 करोड़ के आसपास हो सकता है। एथर एनर्जी, एक स्कॉलर्स बैंगलोर है, मोबीक्विक है, किश्त है, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके आईपीओ के आकार में आपको कमी होती दिखाई देगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से 35,000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए जो आवेदन किया है उस पर बैंकों ने अभी तक कोई फैसला
नहीं किया है। कंपनियों को कर्ज देने से पहले ग्रुप या प्रमोटर्स से गारंटी मिले, बैंक ऐसा चाहते हैं, उसके बाद ही वो कंपनी को कर्ज दे सकते हैं। साथ में प्रमोटर ग्रुप भी कंपनी में अतिरिक्त पैसा डालें, ये एक और कैविएट है, ये एक और शर्त है जो उसके साथ लगाई गई है। सर, सरकार के बेलआउट के बाद भी बैंक क्यों वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने में असहज लग रहे हैं? अब तो सरकार खड़ी है साथ में। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और भारतीय बाजार में बैंकों के कंपनियों के प्रति बदलते नजरिए का इसे आप बड़ा संकेत मान सकते हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया की बकायदारी माफ की और उससे जो रेवेन्यू शेयर लाइसेंस फीस ली जानी थी उसके भुगतान को टाल दिया। इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे वोडाफोन आइडिया की बैंकेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी बैंक उसे पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बैंक के चाह रहे हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड है वोडाफोन आइडिया का वो भारी नुकसान का है, कैश बर्न का है। कंपनी अभी कंपटीशन में कहीं नहीं है बाजार में, ग्राहक भी गंवा रही है, तकनीक में भी पिटी हुई है और बैंकों का एक बड़ा पैसा पहले से इसमें फंसा हुआ है। इसलिए बैंक के चाहते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज चाहिए तो फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो फ्रेश इक्विटी इशू करें, वारंट्स इशू करें और डायरेक्ट इक्विटी इन्फ्यूजन करें, भले ही वो कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए हो, जिससे कि प्रमोटर्स भी डाउन साइड में अपनी जोखिम को लें, जिसको इसके अंदर गेम कहा जाता है। तो अभी हो ये रहा है कि वोडाफोन पिछले 1-2 साल से एक खास किस्म के माहौल में चल रही है। कंपनी डूब रही है, इसका शोर मचाया गया, फिर इसके बाद कोर्ट से के जरिए और सरकार के जरिए रियायत ली गई। जब रियायत ले ली गई, बाजार में थोड़ा उत्साह दिखा तो कंपनी के प्रमोटर्स फिर पहुंच गए बैंक के पास पैसा लेने के लिए। तो बैंकों का कहना है कि यदि ये कंपनी सरवाइव कर सकती है, इसका भविष्य अच्छा है, तो फिर हम ही क्यों दांव लगाएं, प्रमोटर्स भी इस पर दांव लगाएं। और चूंकि वोडाफोन का पास्ट चैलेंजिंग है, जितने भी एनालिसिस आपको मिल रहे हैं वो सब इस कंपनी की लंबे सर्वाइवल की संभावनाओं पर तमाम सवाल उठाते हैं और इसलिए वोडाफोन का संकट सरकार के बेल आउट के बाद भी दूर होता नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक कि प्रमोटर्स इसमें निवेश करने को तैयार नहीं होंगे। लंबे समय तक गोल्ड के नेट खरीदार रहे केंद्रीय बैंक अब 10 महीने के बाद नेट बिकवाल बने हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 30 टन गोल्ड की बिकवाली की है। नेट बिकवाली का मतलब जो खरीदा उससे ज्यादा बेचा है। सबसे ज्यादा बिकवाली तुर्की और रूस के केंद्रीय बैंक ने की है। सर, 10 महीने बाद केंद्रीय बैंकों की गोल्ड की बिकवाली क्या संकेत है? क्या माना जाए इस बिकवाली से? ये सूचना बोनस पॉइंट के दर्शकों को पता होगी, हम लोगों ने मार्च में इस पर चर्चा की थी जब सोने में गिरावट आई थी। उसी समय का ये संकेत था कि 2 बैंक दुनिया के ऐसे हैं। रूस की आर्थिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी सैंक्शंस के कारण और ये उस समय की स्थिति थी जब रूस के कच्चे तेल को अच्छी कीमतें नहीं मिल रही थी और टर्की की स्थिति खराब थी। इन 2 बैंकों ने, जिन्होंने अपने ह्यूज रिजर्व जुटा रखे थे, उन्होंने बाजार में थोड़ी बिकवाली की है। लेकिन इसके साथ ही WGC की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक हैं उनका बाइंग मोमेंटम लगातार जारी है। पोलैंड ने, ब्राजील ने, चाइना ने लगातार खरीदारी की है। तो ये एक तात्कालिक बिक्री बाजार में आई जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद कैश की लिक्विडिटी के चैलेंज के कारण थी। बल्कि माना जा रहा है कि कुछ मध्य पूर्व के बैंकों ने भी हल्की फुल्की बिकवाली बाजार में गोल्ड की है, प्रॉफिट बुक किया है। तो ये लेकिन ये माना जाए कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, बैंक्स बाहर निकल रहे हैं गोल्ड से, ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि WGC की रिपोर्ट और तमाम और बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा गोल्ड में वापस उस तरीके की तेजी, उस तरीके का सपोर्ट आता दिखाई देगा। देश के गैर कृषि और गैर पंजीकृत कारोबार यानी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में साल भर के भीतर करीब 75 लाख नए रोजगार जुड़े हैं। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों से पता चला कि जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान कुल 12 करोड़ 81 लाख रोजगार दर्ज किए गए। पहले ये 12 करोड़ 6 लाख के करीब थे। सरकार के आंकड़ों में यह भी बताया गया कि अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में जुड़े एंटरप्राइजेस का आंकड़ा साल भर में 7.34 करोड़ से बढ़कर 7.92 करोड़ पहुंच गया। सर, इन रोजगारों को लेकर सेक्टर और राज्यों की स्थिति कैसी है? ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं और जो सुर्खी आपको दिख रही है तस्वीर उसकी लगभग उल्टी है भीतर और उसे खोलकर समझना जरूरी है क्योंकि ये भारत का अधिकांश रोजगार इसी इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, जिसको कि आप अच्छी अंग्रेजी में अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कहते हैं। दरअसल ये इनफॉर्मल सेक्टर है जहां से आता है। आंकड़े बता रहे हैं कि जो जॉब का क्रिएशन था वो सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा हुआ, वहां 7% की ग्रोथ दिखाई दी। करीब 35 लाख नए रोजगार जो बने वो सेवाओं में आए, सर्विसेज में आए। इनफॉर्मल सेक्टर की जो सेवाएं
हैं उन सेवाओं में सामान्य घरेलू सेवाओं से लेकर और रिपेयरिंग और डिलीवरी तक इस तरीके की सर्विस है। दूसरा हिस्सा ट्रेडिंग का था। ट्रेडिंग में करीब जो ग्रोथ दिखाई दी वो जॉब्स में दूसरे नंबर की बड़ी ग्रोथ थी, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीजें थी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इन उद्योगों का ओवरऑल जीवीए करीब 11% बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ उसकी आधी रही, उसकी कमजोर रही, जो इसकी सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। राज्यों के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादातर नए जॉब्स क्रिएट हुए इनफॉर्मल सेक्टर में। ये बताता है कि डेमोग्राफिकली ये इन राज्यों की ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिखाता है कि जो युवा आबादी है जिन राज्यों में, वहां पर जो रीजनल लेबर है उसके लिए वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाजार में जॉब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़ों के आधार पर ये तस्वीर इसमें से बनती है। एक और सवाल सर, इन आंकड़ों में कोई विरोधाभास भी दिखता है क्या? कई सारे और महत्वपूर्ण हैं जिनको नोट करना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि जो एवरेज मजदूरी या एमोल्यूमेंट या वेतन कहें जो प्रति वर्कर था, वो केवल 3 से 4% बढ़ा 2025 में, यानी महंगाई की दर से नीचे रहा। तो रोजगार तो बढ़े पर उस हिसाब से वेतन या मजदूरियां नहीं बढ़ी। दूसरी चीज ये कि जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपने अगर वो अर्थम देखा होगा तो जिस पर हमने चर्चा की थी कि जो मिनिमम वेज है उसमें बड़ा गैप है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, उसका असर भी वेतन पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी जो असंगति इसमें है जिसे पकड़ना जरूरी है, और अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, भविष्य में आप इन बाजारों में से आने वाली मांग को पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इस सर्वे में जो सरकार का सर्वे है वो बताता है कि इन सारे उद्योगों में जिनको ये शामिल किया गया वहां जीवीए करीब 11% बढ़ा, लेकिन वेजेस केवल 4% बढ़े। यानी कंपनियों ने अपने उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की और उस पर वैल्यू एड किया 11% का, पर उस हिसाब से केवल रोज लोगों का पैसा मजदूरी केवल 4% बढ़ाई गई। दूसरी चीज ये कि वो जो पूरी चर्चा 2017-18 के दौरान होती थी कि भारत में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है जीएसटी के आने से, वैसा सब कुछ ऐसा नहीं हुआ। 90% वर्कफोर्स अभी भी इस आंकड़े के हिसाब से भारत की इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रही है। तो जितनी बातें फॉर्मलाइजेशन के बारे में या रोजगार के संगठित क्षेत्रों में आने के बारे में देखते हैं, वो सारी बातें सिर्फ नारे हैं, चर्चा है, क्योंकि ये जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है जो ताजे सर्वे में पता चल रहा है, इसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंजन है। तीसरी बात ये कि जो हेडलाइन रोजगार के आंकड़े आते हैं और जो वास्तविकता, उसमें बड़ा फर्क है। 2025 का जो पीएलएफएस आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको कहा जाता है, उसने बताया था कि 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट की दर है और 9.9% यूथ अनएम्प्लॉयड दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर ये बता रहा है कि मैक्सिमम वो यूथ जिसकी जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके पास अच्छी शिक्षा भी है, वो भी इसी इनफॉर्मल सेक्टर में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बढ़िया रही है। उधर ईरान ने भी कहा है कि युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं और इस प्रस्ताव पर ईरान अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान को भेज देगा। सर, अमेरिका के प्रस्ताव में क्या कहा गया है और युद्ध रोकने को लेकर यह प्रस्ताव वाकई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप ये समझिए कि ये पहला मौका है फरवरी के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत में जंग शुरू होने से लेकर अभी तक जब सारे पक्ष इतने करीब पहुंचे किसी समझौते के। सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो बाजार के लिए जरूरी है, सारे पक्ष मतलब अमेरिका, ईरान, गल्फ के देश और बाकी सारे पक्ष एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। और ये जो एक पेज का मेमोरेंडम है ना, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, इस पर तमाम पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में पिछले 24 घंटों से चर्चाएं हैं कि इस एक पेज के डॉक्यूमेंट में दरअसल क्या है। 1 पेज मेमोरेंडम जिसे ट्रंप ने जिस पर सहमति बताई है, कहा बातचीत बहुत अच्छी रही है, ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है। पहली चीज तो ये है कि इसमें जो अंदर दस्तावेज जो छनकर सामने आ रहा है और जो हमें पता चल रहा है कि जिस पर सहमति बन रही वो ये है कि दोनों पक्ष आक्रमण को तत्काल रोकने को तैयार हो गए हैं। कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, रेड लाइन मूव्स पास किए जाएंगे और होर्मुज के आसपास कोई युद्ध गतिविधि नहीं की जाएगी। बाजार इसे बहुत करीब से सुन रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर थोड़ा कमी आती दिखाई देगी जो रिस्क प्रीमियम थे। दूसरी चीज यह है कि सीज फायर को लंबे समय तक
बनाया जाए, बनाकर रखा जाए, इस पर सहमति बनी है। इस पर थोड़ा किंतु परंतु है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह है कि कमिटमेंट है इस डॉक्यूमेंट में, दिखता है कि दोनों पक्ष यहाँ पर युद्ध विराम को लंबे समय तक के लिए बनाए रखने की लिए तैयार हो गए। एक बात जो कल आपको हमने संकेतों में कही थी कि ईरान कुछ ले देकर न्यूक्लियर पर समझौता करेगा, और ऐसा दिख रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एस्केलेशन को, अपने न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को रोकने पर सहमति जता दी है, और यह कहा है कि कोई नई बड़ी क्षमता नहीं जोड़ी जाएगी। ड्यूरेशन क्या होगा, फ्रेमवर्क का ड्यूरेशन क्या होगा, यह भी तय नहीं है इस दस्तावेज में। चौथी चीज यह है कि यूएस जो है वो धीमे धीमे ईरान के फंसे हुए जो पैसे हैं, जो फंड हैं, जो सैंक्शंस में फंसे हुए हैं, उनको रिलीज करना शुरू करेगा। देखिए, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी शर्त है कि हमारे जो पैसे पूरी दुनिया में आपने ब्लॉक कर दिए हैं बैंकों में, हमको हमारे लिए रिलीज करिए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था चल सके। तो उस पर वो तैयार हुए हैं। और इसके अलावा एक 30 दिन का विंडो बनाया गया है, जिस विंडो में नेगोशिएशन होगा। तो अगले 48 घंटे में युद्ध विराम घोषित हो सकता है, इसकी संभावना है। 30 दिन की विंडो में नेगोशिएट होगा। इसके आगे तस्वीर अभी धुंधली है। इतनी तक बातें हमारे सामने दिख रही हैं, पर बाजार तो ने इसे पीस के तौर पर प्राइस करना शुरू कर दिया है। बाजार के लिए तो ये शांति की शुरुआत है। एक और सवाल सर, युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका और ईरान की शर्तें क्या क्या हैं और रिस्क क्या क्या हैं? रिस्क ज्यादा बड़ा है। शर्तें तो इस दस्तावेज में स्पष्ट हैं। अमेरिका ने भी अपनी बहुत सारी शर्तें छोड़ी हैं, ईरान ने भी अपनी बहुत सारी शर्तें छोड़ी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क है वो ये है कि कोई सडन एस्केलेशन इजराइल की तरफ से ना हो जाए। कल बहुत चर्चा थी कि लेबनान पर इजराइल ने नए सिरे से हमले शुरू किए हैं। तो पहला जोखिम यह है कि कोई एस्केलेशन ना हो। दूसरी चीज यह है कि इस एक पेज के दस्तावेज में भविष्य की कोई दिशा साफ नहीं है। आपको याद होगा 2025 में ऐसा ही एक युद्ध विराम हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, और फिर उसके हमने 1 साल बाद वापस जंग देखी थी। तो लेकिन इस बार जो तैयारी है वो इस हिसाब से ये है कि पहले एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और उस फ्रेमवर्क पर चर्चा होगी। तो इस 48 घंटे की युद्ध विराम से राहत है, पर लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि अगले 30 दिन इसके बाद अगर ये युद्ध विराम, ये शांति समझौता अगले कुछ घंटों में या कल तक डिक्लेयर हो जाता है, तो इसके बाद आगे क्या होगा। तो पहले तो इमीडिएटली बाजार इसे पर उत्साहित दिखाई देंगे, और अधिक विराम आगे आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके बाद बातचीत में कौन कौन बैठता है, क्या इजराइल इस बातचीत में शामिल होता है, गल्फ के देशों को इस बातचीत में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, बातचीत का एजेंडा क्या है, ये देखने की बात होगी। और दूसरा ये कि बातचीत कहाँ होती है। अभी तो इस्लामाबाद में पहले 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है। अभी ये नहीं पता है कि इस बातचीत के लिए यूरोप का कोई लोकेशन चुना जाएगा या नहीं। कारण वही है जो हम आपको बता चुके हैं पहले कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाने से पहले इस सहमति को, इस संधि को या इस युद्ध विराम को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सर डील पर दुनिया भर के बाजारों पर क्या असर होगा, जिसके अभी हालांकि संकेत मिलने लगे हैं। क्रूड $100 के नीचे आ गया, जिसका बड़े लंबे समय से इंतजार था। बाजार में रौनक दिखने लगी, रुपया मजबूत होने लगा। ये टिकाऊ है, स्थायी है, या लग रहा है आपको कि नहीं फिर ये दिक्कत करेगा? देखिए, पिछले पूरे 2 महीने में हर ऐसी कोशिश को बाजार ने शांति की शुरुआत के तौर पर लिया है। युद्ध बाजारों के लिए हमेशा चिंताजनक और खतरनाक होते हैं। तो इसलिए बाजारों में हमने तत्काल जो रिएक्शन देखा उसमें ऑयल की गैप डाउन ओपनिंग देखी, क्रूड फिर $100 के आसपास आ गया, इक्विटीज में तेजी आई, जापान का मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय बाजार में भी हमने थोड़ी रिकवरी देखी। तो अभी ये वोलेटाइल फेज है, लेकिन ये वोलेटाइल फेज में अब जो बाजार में युद्ध का खतरा है वो कम होता दिख रहा है, क्योंकि हमने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि पहली बार क्लोजेस्ट हैं सारे पक्ष शांति पर इतने सुलझे हुए ढंग से कि स्ट्रक्चर्ड बातचीत करने को तैयार हुए हैं। तो यहां से आपको जो सेक्टर्स तत्काल बुरी तरह पिटे थे, एविएशन था, लॉजिस्टिक्स था, ट्रैवल था, टूरिज्म था, इनमें हमें थोड़ी रिकवरी तेजी से दिखाई देगी। लेकिन जो बाकी लॉन्ग टर्म असर हैं, ऑयल की सप्लाई कब तक सामान्य होगी, मध्य पूर्व के जो फैक्ट्रीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वो दोबारा उत्पादन कब शुरू करेंगी, ये सब लॉन्ग टेल है। तो एक बार जब शांति हुई तब फिर वो आकलन आना शुरू होंगे, फोर्स मेजर विड्रॉ होना शुरू होंगे। बाजार देख रहा है कि अगर एक लंबी शांति आती है तो फिर फोर्स मेजर खत्म किए जाएंगे, और जिस दिन आप ये मानिएगा कि कंपनियों ने अपने फोर्स मेजर विड्रॉ कर लिए हैं, उस दिन से फिर आप ये मान सकते हैं कि कंपनियां वापस अपने उत्पादन पर, आपूर्ति पर, सप्लाई चेन पर वापस लौटेंगी। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद और टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों की कमाई बढ़ने से जापान का शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को जापानी इंडेक्स निकेई ने पहली बार 63,000 का स्तर पार किया।
शेयर बाजार में तेजी के साथ जापानी करेंसी येन में भी बहुत तेजी से मजबूती देखने को मिली। दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजार में भी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप के बराबर पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप $4.92 ट्रिलियन के करीब है और ताइवान का $4.61 ट्रिलियन और दक्षिण कोरिया का $4.18 ट्रिलियन हो गया है। सर, जापान के शेयर बाजार में तेजी बढ़ी है, इसे आप कैसे देखते हैं? और कोरिया और ताइवान के बाजार में भारत के बराबर पहुंचना, इसका क्या मतलब है? जापान का बाजार सबसे चौंकाने वाला रहा। बाकी दुनिया के बाजारों में हमने तेजी देखी शांति की संभावना से, पर जापान में बड़ी तेजी आई। जापान का में ये बहुत ही अनयूजुअल फेस माना जा रहा है कि निकेई रिकॉर्ड ऊंचाई पर था और जो जापान गवर्नमेंट का बॉन्ड की यील्ड थी वो नरम पड़ती दिखाई दी। ऐसा गोल्डीलॉक सिनेरियो शुभम इससे पहले के वर्षों में एक साथ नहीं देखा गया जापान में। इसलिए जापान की आज की खबर या जापान के बाजार की आज की तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। निकेई 60 से 63 हजार के जोन में ऑल टाइम हाई पर है और 10 साल का जो जापानी बॉन्ड है उसकी यील्ड वापस 2.5% के आसपास आ गई है, जो कि 29 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। हमने आपको इससे पहले किसी बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में बताया था। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद बेहतर होती दिखाई दे रही है। जापान को ये लग रहा है कि अगर ये युद्ध यहीं रुक जाता है तो महंगाई पर नियंत्रण होगा और इंपोर्टेड महंगाई नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में जापान के बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी, जो उसने पिछले साल शुरू की थी और बीच में पॉज किया था इस साल की शुरुआत में। तो अगर ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी नहीं होती है तो जापान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ दुनिया के बाजारों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। टेक ओरिएंटेड इकोनॉमीज में निवेशक वापस लौट रहे हैं, बड़ा निवेश कर रहे हैं। ताइवान की बात पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जापान की जो टेक इकोनॉमी है, जो टेक स्टॉक्स हैं, उनके लिए ये बेहतर तस्वीर बनती दिखाई दी। तो इस वजह से भी जापान के बाजार में तेजी हमें दिखाई दी है। तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध विराम कितनी तेजी से और कितनी जल्दी घोषित होता है, और दूसरी चीज ये कि जो वापस टेक बेस्ड रैली है ये कितनी सस्टेनेबल साबित होती है। ताइवान और कोरिया की तस्वीर को जरा करीब से समझना जरूरी। भारतीय बाजार के लिए ये बड़ा दुविधा का समय है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखें तो ताइवान और कोरिया और भारत के रिटर्न के गैप अप्रत्याशित है। निफ्टी 50 ने 10-10.5% का रिटर्न 2025 में दिया, जबकि इसी समय ताइवान का जो टाईएक्स था वो 120% बढ़ा। ये फर्क है। कोरिया का कोस्पी करीब 90% बढ़ा। ये वही स्टोरी है जिस स्टोरी को विदेशी निवेशक पढ़ रहे हैं दूर से बैठे हुए, क्योंकि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप और तकनीक पर लीड कर रही हैं। और इसलिए जो आपने पिछले 3 महीने 4 महीने में भारत के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज घटते हर जगह गिरते देखा है, ये उसका संकेत है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने की संभावना के बीच में कौन से बाजार, कौन से स्टॉक्स और कौन से देश वापसी की तैयारी कर रहे हैं, आगे खड़े, उन्हें करीब से देखिए इस रोशनी में। और उस रोशनी में जापान, कोरिया और चीन, कोरिया और ताइवान और इसके बाद चाइना की स्थिति, ये मार्केट बहुत तेजी से वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आते हैं नए संस्करण के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।